हर रह गुजर पे शम्मा जलाना है मेरा काम, तेवर है क्या हवा के ये मैं जानता नहीं। भारत की बात सुनाता हूं डायलॉग विद वेटरन्स की आज की कड़ी में मैं अनिल नैयर और मेरे साथी ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा सर के साथ आज हम बातें करेंगे कॉमोडोर अशोक साहनी जी से। कॉमोडोर साहनी नेवी से हैं, नौसेना की बातें तो हम उनसे करेंगे, लेकिन इन सब बातों से पहले मैं दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कॉमोडोर साहनी लाफ्टर योगा क्लब के डेजिग्नेटेड लाफ्टर एम्बेसडर भी हैं। सो आज नौसेना के एक अधिकारी के साथ लाफ्टर क्लब की भी बातें। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जान से। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रसत से पुण्य बनता है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। कॉमोडोर साहनी, भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर डायलॉग विद वेटरन्स के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने समय निकाला और सेना के बारे में, नौसेना के बारे में तो बातें करेंगे ही, लेकिन जैसा कि मैंने आपके बारे में जाना कि आप लाफ्टर योगा के एक्सपर्ट हैं, तो सर आज सेना हंसते हुए बातें करेगी। धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद नरेंद्र जी। कॉमोडोर सर, हम जानना चाहेंगे कि जनरली जब हम बचपन से जवानी की दहलीज की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत से लोगों के जो हमसे सीनियर होते हैं उनके कैरियर, उनके प्रेशर्स हमारे सामने आते हैं, तो हम अकॉर्डिंगली अपने आप मन में एक इमेज बनाते जाते हैं। बड़ा होकर मैं ये बनूंगा, बड़ा होकर ये बनूंगा। कभी हम थानेदार बनते हैं, कभी पुलिस इंस्पेक्टर बनते हैं, कभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, कभी जज बनते हैं। पर फाइनली हम एक प्रोफेशन में लैंड अप कर जाते हैं जो हमें मिलता है। कभी तो हम मनचाहा बचपन से सोचा हुआ होता है, और कभी हम एज ए इंसिडेंट एक्सीडेंटली उस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आपके साथ जब आपने नेवी ज्वाइन की, क्या ये आपके बचपन का सपना था तो या आप एक कैरियर की चॉइस थी? ये कुछ ऐसा था नरेंद्र जी कि मैं आई एम द ओनली चाइल्ड, आई वॉज द ओनली चाइल्ड, पर मेरे मामा जी, 4 मामा जी में से 3 फौज में थे, एक आर्मी में और 2 भारतीय नौसेना में, तो उसका काफ़ी असर पड़ा। दूसरा, मेरे पिताजी यूपी स्टेट में गवर्नमेंट ऑफिसर थे, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, तो वो कई दफ़ा ऐसी जगहों पे पोस्टिंग हो जाती थी जहाँ पे कोई अच्छा स्कूल नहीं था। तो मुझे याद है एक ऐसा स्टेशन था बिजनौर, तो मेरे को फिर इलाहाबाद अपने ताया ताई जी के पास भेजा गया 2 साल पढ़ने। तो इस दौरान परमानेंट सोल्यूशन ये निकाला गया कि मेरे जो मामा जी थे आर्मी में, उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल खुले थे नए 63 में, मेरे ख्याल 1963 में। तो 1964 में मैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में एडमिट हुआ, और इन स्कूल्स का जो हर एक स्टेट में एक है उद्देश्य ही है कि बच्चों को तैयार करने, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये है मेरी एनडीए ज्वाइन करने की कहानी। सर अगर हम नौसेना की बात करते हैं तो नौसेना मतलब सेना, जब जंग है, लड़ाई चल रही है, तब तो सेना का रोल समझ में आता है। ऑफकोर्स एयरफोर्स हो, नेवी है या हमारी आर्मी है, सब अपना अपना रोल पार्ट प्ले करती हैं और बहुत ऑनेस्टली और करती हैं। लेकिन जब खाली समय होता है, उस समय में नेवी का क्या रोल रहता है?
सबसे पहला रोल तो है अनिल जी की ट्रेनिंग चलती रहती है इस टाइम में, क्योंकि जंग का कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता कब शुरू हो जाए। सो लाइक आर्मी वाले कहते हैं, नेवी में भी गन्स होती हैं, अंग्रेजी में कहावत है वी हैव टू ऑलवेज कीप आवर पाउडर ड्राई। सो पाउडर ड्राई रखने का मतलब है कि अगर कल संदेशा मिला जंग का, हम अनिल जी ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है पीस टाइम में जब जंग नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग लोगों की, मैन पावर की, सेलर्स, ऑफिसर्स और वेपन सिस्टम, सेंसर्स, उनको भी पीक परफॉर्मेंस पे रखना, एक्सरसाइज कराना पड़ता है। और हमें सिमुलेटेड, जंग जब नहीं भी है तो हम सिमुलेट करते हैं। हमारी फॉर एग्जांपल हमारी ही पनडुब्बी एनिमी फोर्स में चली जाती है और अटैक्स द फ्लीट, और हम उसको ढूंढते हैं और फिर उसके ऊपर सिमुलेटेड टॉर्पेडो लॉन्च भी करते हैं। ऐसे ही हमारे ही एयरक्राफ्ट कई दफा एयरफोर्स के भी ईस्ट कोस्ट में कलाईकुंडा से, वेस्ट कोस्ट में पुणे से फाइटर एयरक्राफ्ट आते हैं फ्लीट के ऊपर, सिमुलेट करते हैं अटैक, और हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं टू प्रिवेंट दैट। तो ये चलता रहता है तैयारी। इसके अलावा ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, बहुत सारा सामान बाहर से आता है। खास करके हमारी इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऑयल चाहिए, ये सब बाहर से आता है। इंडिया का 90% ऑयल इज फ्रॉम आउटसाइड। तो इंडियन ओशन हमने बात की हुई है, कितना विस्तार है इंडियन ओशन का, और इसमें हमारा बहुत सारा ट्रेड आता है। इस ट्रेड के जो रूट्स हैं हमारे शिप्स जो नॉर्मली लेते हैं, क्योंकि ये सेट होता है कि आपका ऑयल पर्शियन गल्फ से आ रहा है या मलाक्का स्ट्रेट से आ रहा है, तो हमें पता है कि ये मर्चेंट शिप्स क्या रूट करेंगे, तो उनको हम बोलते हैं सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हर एक नेवी की जानकारी में रहने चाहिए कि क्या रूट करते हैं, और वो प्लान में होना चाहिए कि इसको हम कैसे सक्षम करेंगे कल को अगर लड़ाई चाहिए। दूसरा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जब लैंड पे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग, हमें जाना पड़ेगा समुद्र की ओर, क्योंकि हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो हमारी कोस्ट लाइन है, उसके 200 मील बाहर ओशन में, वो हमारे पास राइट्स हैं एज पर यूएन ट्रीटी। उसको हम वहाँ पर एक्सप्लोरेशन करें, रिसर्च करें, माइनिंग करें, तेल भी निकलता है और अच्छे कई मिनरल्स निकलते हैं। तो ये जो टोटल एरिया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, आम दर्शक ये नहीं जानेंगे, ये 66%, 66% जो हमारा देश का लैंड एरिया है उसके बराबर है ये। That's very important. हमें लगता है कि हमारी जो लैंड एरिया है बस वही उसी में है, बस वही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। Sir, you joined Navy and you have excelled very well. किसी भी डिफेंस ऑफिसर के लिए डूइंग ए स्टाफ कॉलेज, हायर कमांड, एनडीसी जैसे कोर्सेज, देन गेटिंग पोस्टेड इन एज ए अटैची टू वाशिंगटन, being a party to training team in Nigeria, being in naval headquarters as a director. These are most coveted postings. And how satisfying your career has been in the Navy? Narinder ji, God has been very kind and I have no regrets. I had absolutely flawless tenure, appointments, courses, and it was a very, very satisfying time throughout in the Navy. And as you mentioned, I got an opportunity to go overseas 3 times, and all in different continents. America you mentioned,
Africa, Nigeria, and one ship I was able to commission as part of the commissioning crew in erstwhile Soviet Union, USSR. During this long naval career, there must have been very some incidents, some interesting incidents which must have been very close to your heart. Would you like to share with us? Sure. And once I look back, actually there will be so many, but let me start. क्योंकि जब हम नौसेना में ज्वाइन करते हैं, हम अंडर ट्रेनी थे, कैडेट्स थे, मिडशिपमैन थे, तो हमारी एक ट्रेनिंग स्क्वाड्रन होती है। तो नौसेना ज्वाइन करने के समय एक ये होता है उल्लास कि बाहर विदेश की यात्रा भी। तो मेरे को वो कभी नहीं भूलता दृश्य जो कैप्चर है मेरे ख्याल, मेरे मस्तिष्क के कैमरे में, कि जब हम पहला पोर्ट जो कि था मंबासा, ईस्ट अफ्रीका, कीनिया में, तो शिप जा रही है, ट्रेनिंग शिप था, हम लोग कैडेट्स थे, INS दिल्ली, पहले क्रूजर होता था, बाद में उसको ट्रेनिंग शिप बना दिया था। और कैसे विशाल समुंदर से फिर वो कोस्ट लाइन दिखी एक दूसरे देश की, दूसरे कॉन्टिनेंट की, और फिर धीरे धीरे वो ज़्यादा उभरने लगी। और फिर वो मेरे को अभी भी याद है, लाल रंग की छतें थी, रेड रूफ टॉप्स, वो और पास आते रहे, और सडनली we were in a foreign land. So that is very remarkable. Ingrained in your mind. Ingrained in my mind. And of course that was the first port. और उसके बाद तो फिर बहुत सारे पोर्ट्स हुए, एंड ईस्ट अफ्रीका के अलावा हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में बहुत पोर्ट्स में जाते हैं। फिर नेक्स्ट शायद हमारा मलेशिया में था, पेनांग हार्बर, और उसके बाद फर्दर ईस्ट वियतनाम के साथ हमारे बहुत दोनों नौसेनाओं की बहुत साठ गांठ है, एक दूसरे की कोऑपरेशन है, नेशनल लेवल भी है। तो वहाँ पर गए थे, साइगॉन रिवर, अभी उसको हो ची मिन है उस पोर्ट का नाम, और 3-4 घंटे की साइगॉन रिवर के ऊपर अंदर जाने के बाद उस पोर्ट में हम पहुँचते हैं। तो वो नेविगेशन के हिसाब से चैलेंजिंग भी है, पर it is a very wonderful experience, 3-4 hours going in the river and then coming to a port in a foreign country. So like that there have been other such experiences, but other than the foreign ports are, and this is जो हमारा रोल होता है नेवी में, थोड़ा ये अलग है। It is not only a military role कि आप बंदूक ताने खड़े हैं and that is security, but this we call showing the flag, भारतीय ध्वज दिखाना। आसपास के देशों में आप अपनी नेवी की प्रेजेंस दिखा रहे हैं, आप अपनी कंट्री की रीच दिखा रहे हैं कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पर सक्षम तरीके से पहुँच सकते हैं। और दूसरा इसमें डिप्लोमेसी भी है, जो हमारी डिप्लोमेसी सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री नहीं करती, नेवी का भी उसके साथ बहुत योगदान रहता है। और जो हमारी जिन देशों के साथ ज़्यादा क्लोजनेस है, वहाँ पर हम लोग ज़्यादा जाते हैं नेचुरली, उसको और बढ़ावा देने। और इसको अभी रिसेंटली और भी हम आगे ले गए हैं, क्योंकि ये भी अभी सबने समझ लिया है कि किसी एक देश की नौसेना इतनी सक्षम नहीं हो सकती, क्योंकि समुंदर बहुत विस्तार है। इंडियन ओशन ही ले लीजिए, जिससे हमारा पूरा ट्रेड जाता है, वेस्ट में भी जाता है, ईस्ट में भी जाता है, और करीबन इसका अनुमान लगाने के लिए दर्शकों का 100,000 शिप इसमें चलते हैं एक साल में, 100,000 शिप्स, इससे अनुमान लगेगा। तो हमें ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो हमारा ट्रेड चल रहा है समुद्र पे, वो ठीक ठाक सुरक्षित रहे, कोई उसमें बाधा ना आए। तो कोई भी एक नौसेना इतनी सक्षम नहीं होती, जैसे मैंने कहा था। इसलिए जो लाइक माइंडेड देश हैं, जैसे डेमोक्रेसीज हैं, जिनका उद्देश्य यही है कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड रहे ऑन द हाई सीज, वो फिर साथ में मिलके
ये काम करते हैं। तो हम ऐसे देशों के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। तो यहाँ पर इंडियन ओशन में सिर्फ इंडियन ओशन देशों की ही नेवीज नहीं है, क्योंकि इंडियन ओशन से ट्रेड और भी देशों का पास होता है। तो बाहर के देश भी यहाँ पर नेवीज अपनी उपस्थित रखते हैं, जैसे यूएसए, फ्रांस, यूके। तो इनके साथ हमारी जॉइंट एक्सरसाइज होती है ताकि ये हम तालमेल में रहें एक दूसरे के। तो ये सब हमारे को पीस टाइम में भी बहुत वेरिड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर एंड स्कोप ऑफ वर्क देखने को चाहिए। और मैं आई कैन गो ऑन एंड जब हम लोग नया जहाज कमीशन करने गए थे, तब वो यूएसएसआर था 1982 में, और फैमिलीज के साथ गए थे क्योंकि वहाँ पर ट्रेनिंग 1 साल से ज़्यादा की थी। और मेरी वाइफ उस टाइम वाज कैरिंग 4 months, तो हमें पता था कि हमारा जो पहला बच्चा होगा वो वहीं होगा। हाँ जी। तो और वही हुआ। हम लोग वहाँ पर ज़्यादा देर पोती में थे, जो अब अलग कंट्री बन गई है, जॉर्जिया। और फिर क्योंकि मैं कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पेशलिस्ट था, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या EW कोर्स के लिए हमें 2-2.5 महीने बाकू जाना था। बाकू जो अब कैपिटल है, अजरबैजान भी एक नई कंट्री है कैस्पियन सी पे। तो वहाँ पर हमारी बेटी पैदा हुई थी, हमारा पहला चाइल्ड। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि पास पड़ोस में थोड़े बहुत जो बाकी क्रू थे शिप के और उनकी फैमिलीज वो थी सहयोग देने के लिए। और ऐसे मौक़ों पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप दूर हैं अपने देश से कहीं, तो भले ही आप वो 5-10 ही लोग हों, वो जो करीबीपना आ जाता है वो किसी फैमिली से भी ज़्यादा बढ़ कर के आ जाता है। मुझे याद है एक हमारी ब्रदर ऑफिसर की वाइफ थी, तो जो यहाँ हमारे ट्रेडिशन होता है यंग मदर को वो घी वाली वो पिन्नियाँ या लड्डू बना के हल्दी वाले खिलाना, वो एक वाइफ ने, ब्रदर ऑफिसर की वाइफ ने बनाए और खिलाए हमारी वाइफ को। तो ऐसी चीज़ें। और ये जो पर्टिकुलर टेन्योर है मेरा, INS रंजीत जहाज़ का नाम है। नॉर्मली नेवी में टेन्योर होते हैं शिप के 1 से 2 साल, पर क्योंकि हमने नया जहाज़ कमीशन किया, वहाँ पर ट्रेनिंग हुई। पहले इंडिया से जाने से पहले यहाँ लैंग्वेज ट्रेनिंग हुई, थोड़ी ट्रेनिंग हुई, वहाँ 1-1.5 साल की ट्रेनिंग हुई। फिर जहाज़ कमीशन हुआ, उसके हमने ट्रायल्स किए, फिर वापस लाए, और फिर यहाँ पर वापस इंडिया आने के बाद भी हम लोग 2 साल इकट्ठे रहे। तो हम लोग 4.5 साल के करीब थे साथ में, ये पूरा क्रू। तो जो आत्मीयता और जो बॉन्डिंग और जो टीम स्पिरिट और जो कॉमरेडरी इस क्रू के साथ हुई, वो फिर कभी नहीं हुई, और वो बहुत ही वो दुर्लभ है, पर उसकी सबसे ज़्यादा फॉन्ड मेमोरी है। और ये रंजीत इसलिए भी है हमारे दोनों के, मेरे और मेरे वाइफ के, ये जहाज़ बहुत क्लोज है, क्योंकि हमारे बेटी के बारे में मैंने बताया, हमारी दूसरी संतान बेटा वो भी इसी टेन्योर में हुआ। वो वापस आने के, ये बॉम्बे में बेस था, तो बेटी पैदा हुई थी 1983 में, और बेटा हमारा पैदा हुआ 85 में, जब ये शिप बेस था बॉम्बे में। तो और प्रोफेशनली भी मेरा प्रमोशन हुआ, मैं लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट कमांडर बना while on Ranjit, and it was a brand new ship of the fleet, always in the forefront. फ्लैगशिप भी रहता था अक्सर, और इस पे वो सारे लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स थे, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स। तो नया जहाज जब कोई आता है, अपनी फ्लीट ज्वाइन करता है, तो उससे वो सब कुछ कराया जाता है जो कराना चाहिए। एंड सो इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग। I think रंजीत is so much in your blood. Yes. अगर मौका मिला तो शायद अपने बेटे का नाम भी रंजीत कर देंगे। भारत की बात सुनाता हूँ के मन से मैं ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा आपका अभिवादन करता हूँ। हमने जो सीरीज शुरू की है डायलॉग विद वेटरन्स, उसका हमारा बेसिक पर्पस ये है कि हम डिफेंस सर्विसेज के उन पहलुओं से
उन अनजाने पक्षों से आपको अवगत कराएं जिनसे हमारे जांबाज हर रोज गुजरते हैं और हमारे देश के आम नागरिक को उन पहलुओं का एक आभास भी नहीं होता। आशा है आप इन अनछुए अनजाने पहलुओं को एंजॉय करेंगे और उनके बारे में और बारीकी से जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। You have been part of a training team to Nigerian Naval Academy. What do you feel? How different is imparting training in India and in Nigeria? रंजीत टेन्योर के बाद इनफैक्ट ये ऐसा सडनली आया था अपॉइंटमेंट कि हमारा रंजीत का टेन्योर खत्म हो रहा था दिसंबर 1985 में और जनवरी अगले वर्ष 86 में हमें वहाँ पर पहुँचना था नाइजीरिया। तो इतना भी समय नहीं था कि जहाज डिप्लॉयड था विशाखापट्टनम में कि रुके हम वापस आ जाए बॉम्बे और फिर मैं डिसम्बार करूँ। तो मेरे को अभी जहाज विशाखापट्टनम में ही था एक्सरसाइजेस पे, वहाँ से मेरे को बाय एयर वापस आना पड़ा बॉम्बे में और फिर तैयारी करनी पड़ी। और उसमें ये एक नया एक्साइटमेंट था। मैंने इससे पहले ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट तो किया नहीं था और ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट और वो भी एक दूसरे देश में, जैसे आपने कहा नाइजीरियन नेवी। पर हमारी वहाँ पर तीसरी टीम थी, हम जो जा रहे थे। पहले 2 भारतीय नौसेना की टीम वहाँ पर रह चुकी थी, तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत आइडिया था क्या है। और जो मेरा स्पेशलाइजेशन जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था, तो हमें यही सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ना था। सिर्फ फर्क ये था कि वहाँ पर सब इंग्लिश में था, मोड ऑफ ट्रेनिंग वो लोग बोलते भी इंग्लिश है अपनी मदर टंग के अलावा, और वहाँ भी कॉमनवेल्थ है, पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ हम भी। तो नाइजीरियन नेवी के साथ हमारे वैसे इंटरेक्शन रहे काफ़ी पहले से रहे, तो वहाँ पर सिर्फ पढ़ाने में इतना चैलेंज नहीं था। हमें चैलेंज ये था कि हमें हमें अलग से एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में रखा गया, जो हम लोग 6-7 थे ट्रेनिंग टीम के ऑफिसर और फैमिलीज, जो कि सिटी से 30 किलोमीटर था और जो हमारा नाइजीरियन नेवल कॉलेज था उससे भी 30 किलोमीटर था। तो ये एक काइंड ऑफ स्मॉल आइलैंड था। अगर मैं नेवी का उदाहरण दूँ, वी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल आइलैंड। तो दोनों तरफ हमें काफ़ी थोड़ा समय लगता था आने जाने में, बट वी वर सेल्फ सफिशिएंट। और मैंने रंजीत क्रू के बारे में बात की थी, आत्मीयता और फैमिली फीलिंग की। ये एक और टेन्योर था। अगेन वी वर फार अवे फ्रॉम होम एंड वी वर ए वेरी स्मॉल 6-7 of us with families and we became very close together. But it was a very good experience, satisfying experience, training Nigerian naval personnel. मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है हम सब डिफेंस ऑफिसर्स का, कि हम घरों से दूर होते हैं पर जहाँ भी हम काम करते हैं वो हमारे एक फैमिली यूनिट्स बन जाते हैं और वो इतने करीब हो जाते हैं कई बार हमारे फैमिली मेंबर्स भी हमारे वो काम नहीं आ पाते जितना कि हमारे ये आस पड़ोस के लोग, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे कॉमरेड्स हमारे काम आते हैं। आई फुली सपोर्ट कमोडोर साहब ऑन दिस इशू। अभी ये जैसे ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंस कमोडोर सानी साहब हमें बता रहे थे, मेरे को एक याद आया बात कि हम ट्रेनिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एक एयरफोर्स बेस पे जब हमारा एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था तो उस दिन हमारे भी वो 2 फोर्स बन जाती हैं, ए फोर्स, बी फोर्स या रेड फोर्स या ग्रीन फोर्स। तो जिस जोन में हम थे हमें उस दिन नाइट में अटैक्स होने थे हमारे एयरफील्ड। हमारे एयरफील्ड के रनवे के पैरेलल बाहर एक पैरेलल रोड थी जो बिल्कुल रनवे जैसी ही दिखती थी बाहर से। हमने उस नाइट अपने एयरफील्ड पे लाइट्स ऑफ रख के उस रोड पे आर्टिफिशियल लाइटिंग जिसको गूजनेक से हम करते हैं वो कर दी। एंड सरप्राइजिंगली ऑल नाइट जो रेड्स हमारे पे आई वो उस रोड पे आई, ना कि हमारे रनवे पे। तो ये ट्रेनिंग का एक इंसाइट होता है जो हमें इम्पोर्टेंस देता है। तो जैसा अभी आप बता रहे थे अपने कोस्ट के इवन 200 माइल्स तक हम लोग हैं। सो ओवरऑल अगर हम इंडिया के मैप को स्टडी करते हैं या देखते हैं तो
कितने आइलैंड्स हैं हमारे अंदर, क्या हम सब जगह पर अपना कुछ प्रेजेंस दे चुके हैं? तो लगभग अनिल जी 1200 आइलैंड्स हैं Oh my God. हमारे पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी जिसे हम कह सकते हैं, वो भारतवर्ष का ध्वज ही है वो 1200 पे। और अंडमान निकोबार में बहुत हैं, जी जी। इसके अलावा और हैं ईस्ट कोस्ट में और वेस्ट कोस्ट में भी हैं, कुल मिला के 1200 हैं। और जहाँ तक ये आइलैंड्स का सवाल है, अंडमान निकोबार का खासकर, दर्शकों ने देखा होगा आज के न्यूज़पेपर में आप दिखा रहे Yes, थे। yes, yes. और ये एक और बहुत अच्छा मैं कहूँगा Islands. मोदी सरकार ने किया है कि उन 21 आइलैंड्स द्वीपों के बारे में भी जानकारी मिल गई और उन 21 परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में भी Yes. लोगों को जानकारी मिल गई। बिल्कुल एक पंथ दो काश एक पंथ, वाली बात हो गई। करेक्ट तो बहुत अहमियत है। और क्योंकि जो मैंने 200 मील कहा था, जी। जहाँ पे परिस्थिति परमिट करती है, हर एक आइलैंड के इर्द गिर्द भी 200 मील है आप ही की टेरिटरी, वो बढ़ जाती है। वो और बढ़ जाती है। जी हाँ। राइट, तो राइट। अभी मेरे को ये खुशी हो रही है, सेटिस्फैक्शन भी है कि ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है पॉलिटिकल लीडरशिप को भी और बाकियों को भी कि हमारी जो सीमा है सिर्फ हमारी लैंड मास तक सीमित नहीं है, ये ओशन में भी है और इसे हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इसे हमें अपना समझना पड़ेगा। और क्योंकि रिसोर्सेज ओवर लैंड तो लिमिटेड हैं और वो सूनर देन लेटर खत्म हो जाएंगे। सर भी आपने एक पॉलिटिकल लीडरशिप की बात की कि पॉलिटिकल लीडरशिप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो आप भी जब आप डिफेंस में थे या बाहर आने के बाद यू मस्ट हैव सीन वेरी क्लोजली कि पहले गवर्नमेंट्स पीस फेस्टिवल 2014 से पहले जो हमारे देश का वातावरण था, एक पॉलिटिकल लीडरशिप की माइंडसेट था, उसके बाद जो लीडरशिप आई है, व्हाट चेंज यू सी इन द ऑपरेशनल लेवल एंड the latitude given to defense services? बहुत ही अहम प्रश्न है नरेंद्र जी, and I am really glad that you asked. मैं ये शुरू करना चाहूँगा उत्तर अपना कि मैंने नेवी छोड़ने के बाद 2010 में 3 महीने का असाइनमेंट किया था सिंगापुर में, एक एकेडमिक रिसर्च असाइनमेंट। वहाँ पे नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में साउथ एशिया डिवीजन है, वो लोग एक सीरीज निकालना चाह रहे थे, न्यू इंडियन मिलिट्री, जिसमें नेवी का विषय था। तो नेवी का मैंने अध्ययन किया था उसमें और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने उसको पब्लिश भी किया 2014 में। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें जो मेरा निष्कर्ष था नेवी के चैप्टर में एंड में, वो ये था, क्योंकि नंबर 1 एम किसी भी फौज का ये रहता है, खास करके हमारे जैसे देश की फौज जहाँ पर अभी भी उन्नति का कार्य प्रगतिशील में है, जी बिल्कुल, अभी खत्म नहीं हुआ। वी आर स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री एंड वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, एटलीस्ट अनदर 20-30 इयर्स टू बिकम फर्स्ट वर्ल्ड, जब तक हमारा हर एक भारतवासी सक्षम हो जाए। इस दौरान हम वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वॉर में कोई भी जीते, युद्ध में जीत हार तो बाद में होगी, जो इकोनॉमी होती है वो सभी की तहस नहस हो जाती है, वो 5-10 साल नीचे बैठ जाती है। इसलिए नंबर 1 उद्देश्य किसी भी मिलिट्री का, हमारे देश जैसी मिलिट्री का होता है डेटरेंस, की लड़ाई हो ही ना, कोई भी हमारा दुश्मन जुर्रत ही ना करे आगे लड़ाई छेड़ने की। तो मेरा निष्कर्ष ये था उस मेरी रिसर्च में कि हम लोग जो प्रगति कर रहे हैं नौसेना के मॉडर्नाइजेशन में, वो तो हो रहा है, हर साल हो रहा है, सभी करते हैं, पर सबसे बड़ी बाधा ये है वो डेटरेंस एम में कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इतना स्पष्ट नहीं आ पा रही बाहर उभर के कि वो डिटर्मिनेशन के साथ सोच समझ के कोई बोल्ड स्टेप या इनिशिएटिव लेने देंगे हमारी नौसेना को।
ये एक बड़ा चैलेंज था मेरा, ये नतीजा। जब तक वो चैलेंज ओवरकम नहीं होगा तो आप जितनी भी मॉडर्नाइजेशन कर लीजिए, जितना भी फोर्स लेवल बढ़ा लीजिए, वो डेटरेंस नहीं आएगा, क्योंकि दे विल नॉट टेक यू सीरियसली। तो मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है कि ये 2010 में मैंने चैप्टर लिखा था और 2014 के बाद इस सरकार ने उसमें बहुत बदलाव किया है। अगर मैं कहूँ, पहले सीमा पे लोग तैनात रहते थे, एक हाथ हम कहते थे पीछे बांधा हुआ है सरकार ने और सिर्फ एक हाथ में बंदूक चला रहे हैं। अभी वो दोनों हाथ खुल गए हैं और दिल भी खुल गया है और वो दोनों हाथ हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ये सक्षम कर दिया है फौज को और नौसेना को। आई थिंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो चेंजेस आ रहे हैं में और नॉर्थ ईस्ट में या सी में और लैंड पे, आई थिंक दैट इज ए hallmark of our modernization and change of attitude. Absolutely. और मैं एक, क्योंकि मैं नेवी की बात कर रहा हूँ तो मैं एक इनलैंड वाटरवेज का भी मैं बताता हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा अनिल जी की नेवी के और क्या रोल होते हैं, तो डेटरेंस किस लिए? ताकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चलती रहे, कायम रहे। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में मैं कह चुका हूँ ट्रेड बहुत अहमियत है और मोस्टली हमारा ट्रेड होता है सी से, क्योंकि वो चीपर भी है। बिल्कुल, कॉस्टिंग कम आती है हमारे देश के अंदर भी यही हाल है। जो ट्रक से बाय रोड जाता है ट्रांसपोर्टेशन, उससे नदियों पे, वाटरवेज पे जो पानी के जहाज लेके जाते हैं वो कहीं ज्यादा चीपर। और इस सरकार ने, फिर से मेरे को खुशी हो रही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट में ही आते हैं। रोड का कार्य तो बहुतों ने, हम लोग फेमिलियर हैं, देखे हैं। इन्होंने बहुत काम इंटरनल वाटरवेज में भी किया है। अभी गंगा में भी एक क्रूज भी, और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हैज बीन मेड फास्टर, चीपर बाय starting this waterway system, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, पूरा देश का। डायलॉग विद वेटरन्स की आज की कड़ी में हमारे दर्शक ध्यान रहे कि कॉमोडोर अशोक साहनी से हम बातें जारी रहेंगी। अगले एपिसोड में भी हम बहुत सी बातें करेंगे भारतीय नौसेना की और लाफ्टर क्लब की भी। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर चल रही हमारी सीरीज युद्ध महाभीषण होगा। आपके समर्थन और सहयोग के हम आभारी हैं। हमारी दूसरी सीरीज डायलॉग विद वेटरन्स, आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। हमें पता चलता है कि आप वेटरन्स से मिलना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। हमारी तीसरी सीरीज बातें जन गण मन से, आप भी उसमें आ सकते हैं। जी, आप भी अपनी आहुति दे सकते हैं।